पुतिन ने ईयू सीमा पर परमाणु मिसाइलें तैनात की ताकि डराया जा सके, लेकिन इससे वह कुछ ऐसा शुरू कर बैठे जो वे नहीं चाहते थे। अब यूरोपीय देश खुलेआम परमाणु हथियार पाने की चर्चा कर रहे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति ने 2 दिन पहले यह कहा था। फिर जर्मनी और ब्रिटेन यूरोप के पुनः शस्त्रीकरण की मांग कर रहे हैं। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन अब मॉस्को के लिए एकजुट संदेश है। यूरोप डरा नहीं है और लड़ाई की तैयारी कर रहा है। पुतिन ने यह युद्ध नाटो को डराकर झुकाने के लिए शुरू किया था। इसके बजाय उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे एकजुट और सैन्यकृत यूरोप बना दिया। यह पूरी खबर पुतिन के पसंदीदा कठपुतली नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको से शुरू हुई थी। उन्होंने घोषणा की है कि रूस बेलारूसी क्षेत्र में लगभग 10 ओरुस्निक मिसाइलें तैनात करेगा। पुतिन ऐसा क्यों करेंगे? वजह है सीधी नज़दीकी। बेलारूस की सीमा पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया से लगती है, जो यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य हैं। बेलारूस में परमाणु मिसाइलें तैनात करने से यूरोपीय राजधानियों तक पहुंचने का समय घट जाता है। कम समय का मतलब है कि यूरोपीय वायु रक्षा प्रणालियों के पास प्रतिक्रिया करने के लिए कम सेकंड होते हैं। इससे उनके लिए मिसाइल को रोकना मुश्किल हो जाता है, और अगर मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो उसका असर और भी विनाशकारी होता है। लेकिन पूरी ईमानदारी से कहूं तो यह शक्ति प्रदर्शन के रूप में किया गया था। यह पश्चिमी देशों को संकेत था कि रूस तनाव और बढ़ा सकता है, और अपने घरेलू दर्शकों को दिखाने के लिए कि रूस अब भी एक मजबूत महाशक्ति है। लेकिन यही बात है जिसकी पुतिन को उम्मीद नहीं थी। यूरोप को डराकर पीछे हटाने के बजाय वह उन्हें अपने खुद के परमाणु हथियारों की ओर एकजुट कर रहे हैं, और पोलैंड इस बातचीत का नेतृत्व कर रहा है। सिर्फ 3 दिन पहले 16 फरवरी को पोलैंड के राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कहा जो कुछ साल पहले सोचना भी मुश्किल था। सुनिए। चांसलर मर्ट्ज और राष्ट्रपति मैक्रों परमाणु प्रतिरोध पर चर्चा कर रहे हैं। क्या पोलैंड को अब अपना परमाणु प्रोजेक्ट नहीं शुरू करना चाहिए? मैं पोलैंड के परमाणु प्रोजेक्ट में शामिल होने का पुरजोर समर्थन करता हूं। वे परमाणु साझेदारी की बात कर रहे हैं, मैं हमारे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मिस्टर एडिटर कि पोलैंड के प्रोजेक्ट की ओर, पोलैंड की परमाणु क्षमता की ओर, जाहिर है सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए यही वह रास्ता है जिसे हमें अपनाना चाहिए। अब पोलैंड परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर करता है, जिसका उद्देश्य देशों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। राष्ट्रपति से सीधे यह सवाल किया गया और यही उनका जवाब था। परमाणु अप्रसार संधि है। क्या अमेरिकी हमें काम शुरू करने की अनुमति देंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कार्रवाई करनी होगी। हमें उस दिशा में बढ़ना होगा ताकि हम काम शुरू कर सकें। हम एक ऐसा देश हैं जो सशस्त्र संघर्ष की सीमा पर है। हम जानते हैं कि रूस का पोलैंड के प्रति रवैया आक्रामक और साम्राज्यवादी है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि यह कब होगा या होगा भी या नहीं, लेकिन अगर आप मेरी राय पूछें, मेरे लिए पोलैंड की सुरक्षा को मजबूत करना, चाहे वह परमाणु क्षमता के आधार पर हो, यही वह दिशा है जिसका मैं समर्थन करता हूं। और रूस इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है? रूस हर चीज पर आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकता है। हमें पोलैंड वासियों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। अगर आज कोई पोलैंड के राष्ट्रपति से पूछे कि क्या मैं इसका समर्थन करता हूं, तो मैं कहूंगा हाँ, अब मैं इसका समर्थन करता हूं। उन्होंने माना कि उन्हें नहीं पता अमेरिका पोलैंड को परमाणु कार्यक्रम की इजाजत देगा या नहीं। उनका सतर्क रहना ठीक है। ईरान में हो रही घटनाएं देखिए। अमेरिका किसी देश को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए युद्ध करने को भी तैयार है। और सोचिए, अगर मेरे जैसा एक साधारण यूट्यूबर यह जानता है, तो पोलैंड के नेता भी यह अच्छी तरह जानते हैं। वे सिर्फ हथियार कार्यक्रम शुरू करने के लिए, प्रतिबंधों का जोखिम उठाने के लिए इतने मूर्ख नहीं हैं। तो असल में यहाँ हो क्या रहा है? दरअसल यह एक सौदेबाजी का हथियार है। पोलैंड ने फिर कहा है कि अगर उसे परमाणु सुरक्षा नहीं मिली तो वह खुद हथियार बनाएगा। यह पहली बार नहीं है जब उसने यह पैंतरा अपनाया है। अगर आपको 1990 का दशक याद हो, पोलैंड इसी तरह नाटो में शामिल हुआ था। तब पोलैंड को लगा कि रूस से दोबारा खतरा हो सकता है, इसलिए सुरक्षा जरूरी थी। इसी वजह से उस समय के पोलैंड के राष्ट्रपति ने बिल क्लिंटन से मुलाकात की और एक सीधा प्रस्ताव रखा, या तो पोलैंड नाटो में शामिल हो जाए या फिर पोलैंड अपने खुद के परमाणु हथियार बनाएगा। रूस किसी न किसी तरह पोलैंड के लिए खतरा बनता ही, इसलिए सुरक्षा जरूरी थी। उस दिन यह तरीका सफल रहा और पोलैंड नाटो में शामिल हो गया। अब पोलैंड फिर वही चाल चल रहा है, या तो वह परमाणु साझा कार्यक्रम में शामिल होगा या खुद का परमाणु कार्यक्रम शुरू करेगा। और रूस से खतरा, देखिए, यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है। रूसी सरकारी टीवी लगभग रोजाना पोलैंड पर हमला करने की बातें करता है। अब भी
रूस ने पोलैंड पर हमले की उम्मीद नहीं छोड़ी, जबकि उसकी सेनाएं 4 साल से यूक्रेन में फंसी हैं। सुनिए। हाँ, हमारे पास भी पोलैंड से चर्चा करने को बातें हैं। आखिर उनके साथ कोई बात उठाने की जरूरत ही क्या है? आखिर बातचीत में शामिल होने की जरूरत ही क्या है? क्या कुछ भी उसे नहीं? सुअर से लड़ने का कोई फायदा नहीं, आप बस गंदे होंगे और कोई समझेगा भी नहीं। मैंने तो इसे एक रूपक के तौर पर कहा था। हमारे पास पालने के लिए कुछ नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम तंग आ जाएंगे तो हम ला करेंगे, जैसा कि हमारे इतिहास में हमेशा होता आया है। वे सोचते हैं कि भालू को छेड़कर हंस सकते हैं, फिर कीमत चुकाते हैं, 100 साल जीते हैं और फिर कोशिश करते हैं। सब कुछ घूमता रहता है। हम कहते हैं कि हम इसे दोहरा सकते हैं, पर मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो बर्लिन में घुसना और यूरोप में मार्च करना भारी नुकसान होगा। हमें जीत चाहिए, बस इस बार किसी अलग तरीके से। हम बस बिना अपनी सेनाएं वहां भेजे सभी को धरती से मिटा देंगे, बस इतना ही। अब पोलिश राज्य के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठेगा। हम जर्मन राज्य के साथ वही गलती नहीं दोहराएंगे। जर्मनों की कृतज्ञता हमें पता चल गई है। यह संयोग नहीं कि हमारे दादा परदादा और पिता ने सोवियत संघ की परमाणु ढाल बनाई थी, जिसे इस्तेमाल करना ही होगा। आंद्रेई अनातोलिएविच इसके खिलाफ हैं, मैं पक्ष में हूं। यही वजह है कि पोलैंड अपने देश में अमेरिकी परमाणु हथियार तैनात करना चाहता है। पिछले साल पोलैंड ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका से अपने न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम के तहत पोलिश क्षेत्र में परमाणु हथियार तैनात करने का अनुरोध किया था। यह कार्यक्रम यूरोप में पहले से सक्रिय है। अमेरिका ने जर्मनी, इटली, तुर्की, बेल्जियम, नीदरलैंड्स में परमाणु हथियार तैनात किए हैं। पोलैंड अब उस सूची में शामिल होना चाहता है, खासकर जब बेलारूस में पोलिश सीमा पर रूसी परमाणु मिसाइलें हैं। पिछले साल अमेरिकी प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं थी। उपराष्ट्रपति जीजे डी टेवांस ने एक इंटरव्यू में इस पर बात की थी। सुनिए। आज पोलैंड ने मांग की है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिका से भविष्य में रूसी आक्रामकता से बचाव के लिए पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने पर विचार करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप आज निश्चित रूप से नाटो नेता से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, उस मोर्चे पर क्या हो सकता है? क्या इससे रूस यूक्रेन के साथ किसी भी समझौते से दूर नहीं हो जाएगा? मैंने राष्ट्रपति से उस मुद्दे पर बात नहीं की, लेकिन अगर वह परमाणु हथियार यूरोप में और पूर्व की ओर बढ़ाने का समर्थन करें तो मैं हैरान रहूंगा। हमें सतर्क रहना चाहिए। यह कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं है और यही अस्पष्टता पोलैंड को अपना खुद का कार्यक्रम बनाने की बात करने के लिए प्रेरित कर रही है। अब अगर हम शर्त लगाएं, पोलैंड अमेरिका से परमाणु साझेदारी के लिए खुद के परमाणु हथियारों की धमकी का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करेगा। आगे क्या होगा वक्त बताएगा, पर एक बात तय है, रूस इन सब बातों से खुश नहीं है और पोलैंड अकेला नहीं था। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में, जो 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है, यूरोप की तरफ से मॉस्को को एकजुट संदेश गया। संदेश था, अब हम डरना बंद कर चुके हैं। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने यूरोप के पुनः शस्त्रीकरण की मांग की। उन्होंने जनता से समय रहते संभावित रूसी हमले के लिए तैयार रहने को कहा। जर्मनी, वह देश जिसने दशकों तक सैन्यकरण से बचाव किया था, अब पुनः शस्त्रीकरण की मांग कर रहा है। पुतिन कमजोर बंटा हुआ यूरोप चाहते थे, पर मिला उल्टा। जैसा कि उम्मीद थी, रूस की प्रतिक्रिया विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दी और वह काफी अजीब थी। उन्होंने कहा कि फिनलैंड के राष्ट्रपति ने रूस को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन मैंने पूरा भाषण देखा। मैंने वो पैनल भी देखे जहां फिनलैंड के राष्ट्रपति ने बात की थी और उन्होंने कभी भी ऐसे शब्द नहीं कहे। शायद अनुवाद में गड़बड़ हुई है। मैं लावरोव को संदेह का लाभ दे रहा हूं, या शायद वे सिर्फ बातें बना रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। उसकी बात सुनिए। अब इन सब कार्रवाइयों के जवाब में म्यूनिख में ये नारे अलग अलग रूपों में सुनाई दिए, लेकिन सार वही है, रूस दुश्मन है। यूक्रेन को रूस का काम तमाम करना चाहिए। तब उस फिनलैंड के राष्ट्रपति, जो कभी एक तटस्थ देश था और अब इन नव नाजी नेताओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण है, ने सीधा कहा, यूक्रेन सब कुछ सही कर रहा है, आगे बढ़ो और अब रूस का काम तमाम कर दो। जैसा कि मैंने कहा, मैंने फिनलैंड के राष्ट्रपति के सभी भाषण सुने और शायद मुझे कुछ ऐसा मिला जो रूस को नाराज कर सकता है। इसीलिए रूसी लोग फिनलैंड के राष्ट्रपति की ये कहानी बना रहे हैं। उन्होंने जो कहा वह रूसी सेना और अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी था। पहले आप खुद ही सुन लीजिए। स्थिति क्या है? मेरा मतलब है, चलिए युद्ध की कहानी को बदलते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पुतिन ये युद्ध जीत रहे हैं और मैं इससे पूरी तरह असहमत हूं।
पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा कर उसे रूसी बनाना था, लेकिन वह यूरोपीय बन गया। उनका उद्देश्य नाटो के विस्तार को रोकना भी था। फिनलैंड, स्वीडन और उनका उद्देश्य यूरोपीय रक्षा खर्च को कम रखना था, लेकिन अब हम 5% पर हैं। यह रूस की रणनीतिक विफलता है। दूसरी बात, वे सैन्य रूप से भी असफल हैं, खासकर क्षेत्र पर कब्जे में। 2014 में पहले साल में ये 12% था, क्योंकि क्रीमिया में ग्रीनमैन और लुहांस्क, डोनेट्स्क में भी थे। पिछले 12 सालों में यूक्रेन के 8% और बीते 2 सालों में सिर्फ 1% क्षेत्र पर कब्जा हुआ। और इसकी कीमत क्या है? दिसंबर में 35,000 रूसी सैनिक मारे गए, जनवरी में 30,000 रूसी सैनिक मारे गए, यानी 2 महीनों में 65,000 सैनिक मारे गए। आखिरकार पुतिन के लिए ये आर्थिक विफलता रही। रिजर्व खत्म हो चुके हैं, विकास दर 0 है, महंगाई दहाई अंकों में है और ब्याज दरें 16% हैं। वह युद्ध खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं कि उसे लगता है वह आगे बढ़ सकता है, वह आगे नहीं बढ़ रहा है। वह युद्ध खत्म नहीं करना चाहता क्योंकि सैनिकों की वापसी की राजनीतिक सामाजिक कीमत बहुत ज्यादा है। अब सवाल है, हमें क्या करना चाहिए? पहला, आर्थिक दबाव बढ़ाएं, प्रतिबंध, समुद्री सेवाएं, शैडो फ्लीट, जितना जोर से हो सके उतना प्रहार करें। दूसरा, यूक्रेन को सभी जरूरी साधन जैसे टॉमहॉक उपलब्ध कराते रहें, तब हम इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे और यूक्रेन युद्ध जीतेगा। फिर मैक्रों थे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी ऐसा ही संदेश दिया और रूस को यह भी पसंद नहीं आया, क्योंकि हर कोई रूस की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल रहा था, क्योंकि सचमुच हर कोई इस सम्मेलन को देख रहा था। यह सम्मेलन दुनिया के हर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए था और इस सम्मेलन में हर कोई मूल रूप से यही बात कर रहा था कि रूसी सेना कितना खराब प्रदर्शन कर रही है। बस सुनिए। रूस जिसने यूक्रेन पर हमला किया अब कमजोर है। वह बेकार युद्ध में बहुत धन गंवाकर मंदी में चला गया है। यह आर्थिक रूप से अलग थलग है और पूरी तरह चीन पर निर्भर है। जहां देश पहले ही जनसंख्या समस्या से जूझ रहा था, वहीं उसने भ्रम के कारण लाखों युवा जीवन खो दिए। मकसद नाटो विस्तार से लड़ना था, फिर भी स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हो गए। मकसद यूरोप को कमजोर करना था, लेकिन वह बड़े पैमाने पर फिर से हथियारबंद हो रहा है। यह एक रणनीतिक, आर्थिक और यहां तक कि सैन्य विफलता है। और जब मैं यूक्रेन के बारे में कुछ हार मानने वाले भाषण सुनता हूं, जब मैं कुछ नेताओं को यूक्रेन से यह स्वीकार करने के लिए कहते हुए सुनता हूं कि वे हार गए हैं, इस युद्ध में रूस को ज्यादा महत्व देते हुए, यह एक बड़ी रणनीतिक गलती है, क्योंकि यह सच नहीं है। एक दिन रूसियों को अपने नाम पर किए गए अपराधों की गंभीरता, बहानों की निरर्थकता और देश पर पड़ने वाले विनाशकारी दीर्घकालिक प्रभावों का हिसाब देना होगा। जैसा मैंने कहा, यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए अमेरिका भी वहां था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका और यूरोप एक साथ हैं और दोनों महाद्वीपों को पश्चिमी सभ्यता की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह यूरोपीय देशों के लिए ताजगी भरा था, खासकर जेडी वेंस के कल के बयान के बाद। मार्को रूबियो का भाषण सुनिए। हम दोनों पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा हैं और राष्ट्रों के बीच सबसे गहरे संबंधों से जुड़े हैं। सदियों के साझा इतिहास, ईसाई विश्वास, संस्कृति, विरासत, भाषा, वंश और हमारे पूर्वजों द्वारा उस साझा सभ्यता के लिए किए गए बलिदानों से ये संबंध बने हैं जिसके हम वारिस हैं। और यही कारण है कि हम अमेरिकी कभी कभी अपनी सलाह में थोड़े सीधे और आग्रही लग सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप यूरोप में अपने मित्रों से गंभीरता और पारस्परिकता चाहते हैं। मेरे दोस्तों, इसका कारण यह है कि हम गहराई से परवाह करते हैं। हम आपके और अपने भविष्य की गहराई से चिंता करते हैं। और अगर कभी कभी हम असहमत होते हैं तो हमारी असहमति हमारे यूरोप के प्रति गहरे चिंता के भाव से आती है, जिससे हम केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, केवल सैन्य रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि यूरोप मजबूत हो। हम मानते हैं कि यूरोप को जीवित रहना चाहिए, क्योंकि पिछली सदी के 2 महायुद्ध हमारे लिए इतिहास की लगातार याद दिलाते हैं कि आखिरकार हमारा भाग्य आपके भाग्य से जुड़ा है और हमेशा जुड़ा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं because we know यूरोप का भाग्य हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से हमेशा जुड़ा रहेगा। यही इस सम्मेलन का मुख्य विषय है। ये केवल तकनीकी सवालों तक सीमित नहीं है।
हम रक्षा पर कितना खर्च करते हैं या कहां और कैसे उसे तैनात करते हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन ये मूल सवाल नहीं हैं। शुरुआत में हमें जिस मूल सवाल का जवाब देना है वह यह है कि आखिर हम किस चीज की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि सेनाएं किसी अमूर्त विचारों के लिए नहीं लड़ती, सेनाएं लोगों के लिए लड़ती हैं, सेनाएं एक राष्ट्र के लिए लड़ती हैं, सेनाएं एक जीवन शैली के लिए लड़ती हैं, और यही वह चीज है जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं। एक महान सभ्यता जिसके पास अपने इतिहास पर गर्व करने की पूरी वजह है, जो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त है और हमेशा अपनी आर्थिक व राजनीतिक नियति की स्वामी बने रहना चाहती है, वह यहीं यूरोप में थी।